नमस्कार। लोक टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज 26 जनवरी है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का गणतंत्र दिवस। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन हम शहीद बिस्मिल्लाह खान की उन पंक्तियों को याद करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में मूल अंतर क्या है। किसी देश के लोकतांत्रिक अधिकारों को लागू करने का दिन गणतंत्र दिवस होता है और स्वतंत्रता उसकी आज़ादी का दिन होता है। भारत में 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इन दोनों दिवस में मूल अंतर क्या है, भारत की आज़ादी की लड़ाई में इन दोनों दिनों का क्या इतिहास रहा है, क्या कुछ भूमिका रही है, इस बारे में हम विशेष पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह जी। स्वागत है सर आपका। दूसरे शख्स जो मौजूद हैं उनका नाम विपिन सिंह है, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विपिन जी से। सर, गणतंत्र दिवस का भारत की आज़ादी के इतिहास में क्या महत्व है? गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी लोक टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। यह हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है। हम लोग इस दिन तिरंगे को फहराकर और मिठाई बांटकर अपनी खुशियां मनाते हैं। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि लोक टीवी के द्वारा आज हम राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होते हुए अपनी आज़ादी को तथा गणतंत्र दिवस को याद करते हुए आज गणतंत्र दिवस के दिन सारे दर्शकों को तथा सारे देशवासियों को इसकी पुनः याद दिलाते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता तथा गणतंत्रता का क्या महत्व है। स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। हमारा भारत संघर्षों के बाद, आज़ादी की लड़ाई के बाद, काफ़ी बलिदानियों ने खून दिया, अपना खून पसीना बहाने के बाद, कई आंदोलन के बाद से अंग्रेजों ने ब्रिटेन में इस देश को आज़ाद करने की सोची और हमारी आज़ादी की मांग को मानते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित करके और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस दिन को हम लोग भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और हम लोग तिरंगे को फहराकर और खुशियाँ मनाते हैं। उसके बाद से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद से ही उसी में ये व्यवस्था की गई कि ये जो सत्ता जो है हम लोग भारतीयों को दे देंगे। ये अंग्रेजों ने ये व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे लिए अपनी संविधान को बनाना अति आवश्यक था। संविधान को निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की निर्माण की गई और हम लोग का जो पराधीन थे, पराधीन से एक डोमिनियन स्टेट की दर्जा दे दी गई। 1857 के बाद से हमारा देश डोमिनियन स्टेट हो गया। डोमिनियन स्टेट का अर्थ ये होता है कि हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन हमारा देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी ब्रिटेन का ही रहेगा। तो हम डोमिनियन स्टेट थे। अब हमको गणतंत्र होना था। गणतंत्र का मतलब होता है गणतंत्र। आज तो हम लोग गणतंत्र की भी बात सुनते हैं, लेकिन वो होता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि आम लोग, पब्लिक का तंत्र, आम जनता का तंत्र। ये शब्द का इंग्लिश अर्थ होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्द बना है लैटिन शब्द रेस पब्लिका से। तो रेस पब्लिका का मतलब होता है कॉमन पीपुल, पब्लिक से मतलब लोग से। हाँ, मतलब कि जो इसका पावर जो होगा संविधान का वो जनता में निहित होगा। इसको लेते हुए हम लोग की जनता को देना है। जनता का ही यहाँ सर्वोच्च होगा। यहाँ किसी हेरिडेटरी कोई भी यहाँ का शासक नहीं रहेगा कि फलाने वंशज का है, फलाना कुल का है, फलाना ये राजवाड़ा का है तो वही इसका राष्ट्राध्यक्ष रहेगा। और उस दिन के लिए ही
ये गणतंत्र की कल्पना की गई तो हमारा संविधान बनने का शुरू हुआ। संविधान बनने के दौरान संविधान बनने के दौरान बहुत सारा डिबेट हुआ। बाबा साहब चाहे और लोग भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे सिवान के लाल का भी वो चेयरमैन ही थे इस कमेटी के, जो हम लोग का संविधान बनाना था। तो ये डिस्कशन करके और संविधान का निर्माण शुरू किया गया। संविधान बन के हमारा ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। उस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं किया गया उस दिन संविधान को। संविधान हमारा पूरा तैयार था। तैयार होने के बाद से हम लोग क्या किए उसको कि हम लोग पीछे से प्रारंभ में आप देखिएगा, मतलब आज़ादी के समय का देखिएगा, तो कांग्रेस ने एक अधिवेशन में ये पारित किया था कि हम लोग 1930 26 जनवरी को अपनी आज़ादी मनाएंगे। उस दिन ही हम लोग का पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण, क्योंकि उसके पहले हम लोग ये सोचते थे कि हम डोमिनियन की तरह ही काम कर लेंगे। हमको ब्रिटेन का अधीन ही रह के हमको स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन ब्रिटेन का अधीन ही अपनी स्वतंत्र ले लेंगे, लेकिन नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। हम लोग वो स्वतंत्रता दिवस उस दिन गणतंत्र मनाने के लिए घोषित कर दिए। वही दिन के लिए हमारा करीब करीब हमारे संविधान में 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं। 395 में करीब करीब 16 के आसपास आर्टिकल को हमारा आपको 26 नवंबर 2049 को ही लागू कर दिया गया। लेकिन फिर हम लोग 26 जनवरी को बाकी, आप जब आर्टिकल पढ़िएगा 294, तो 294 आर्टिकल में लिखा होगा कि ये छोड़ के, मतलब सिटीजनशिप और इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया वगैरह जब है, इसके निर्माण को छोड़ के 2-4 आर्टिकल को छोड़ के बाकी कहा गया कि हम लोग 26 नवंबर 1950 को ही लागू करेंगे। 26 नवंबर या 26 जनवरी 26 जनवरी को इसको लागू करेंगे। तो 26 जनवरी को हम लोग उसी साल से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते आते हैं। और गणतंत्र का मतलब होता है कि हम अब रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक का मतलब कि अब भारत का किसी भी पोस्ट पर किसी व्यक्ति का भी चुनाव हो सकता है, संवैधानिक और आम जनता के हित में। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना, वो कहता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब कि यहाँ की जो रिपब्लिक जो है, रिपब्लिका का मतलब होता है यहाँ का सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक में वेस्ट हो गई, कॉमन पीपुल में वेस्ट हो गई हर चीज का। आपने जो बताया कि यहाँ की पूरी पावर, जो पूरी ताकत है, वो आम लोगों में केंद्रित हो गई, तो किस रूप में वो हमारे देश में प्रतिबिंबित है? जनप्रतिनिधि के रूप में या कोई और व्यवस्था है? नहीं, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में ही है। जो भी है, हर पोस्ट के लिए हर आदमी एलिजिबल है। कोई भी किसी पोस्ट के लिए, बड़े सा बड़ा, छोटा सा छोटा पोस्ट के लिए ऐसा नहीं कि ये उनके लिए रिजर्व है, ये उनके लिए रिजर्व है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 26 जनवरी को जो हमारा संविधान लागू हुआ, वो इस देश को जनता केंद्रित बनाता है। जनता जिसे चुनेगी बहुमत से, वो प्रतिनिधि होगा और वही सारे फैसले लेगा। एक्चुअल में 26 जनवरी का मतलब यही लोकतंत्र को केंद्रित है। जी जी, 26 जनवरी का मतलब यही हो गया कि आम जनता, कॉमन पीपुल, पॉपुलर जो ये है लोकतंत्र जो है, ये आम जनता में एग्जिस्ट करेगा और आम जनता ही सब कुछ है। मनोज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। 26 जनवरी का भारत के इतिहास में क्या कुछ योगदान रहा है और हमारे गणतंत्र से इसका क्या संबंध है, इस बारे में बताइए। देखिए, 26 जनवरी की जहाँ तक बात है, तो 26 जनवरी को हमने अपने संविधान को पूर्णतः अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया था। जैसा कि रोहित जी ने बताया, तो ये बड़ा मसला है लोकतंत्र। लोक टीवी लोकतंत्र पर ही कार्यक्रम कर रहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो इसमें थोड़ी सी और पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहूँगा। अगर देश की आज़ादी की बात, हमारे लिए दोनों पर्व राष्ट्रीय हैं, दोनों का महत्व अहम है। जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, यानी 15 अगस्त 1947 को, और एक संविधान हमने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया था, वहाँ भी हमारा डेमोक्रेटिक तरीका ही था। तो देश की आज़ादी की अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह से महत्वपूर्ण तौर पर जानी जाती है। तो 1857 का विद्रोह भी जो था, वो स्वतः स्फूर्त विद्रोह माना जाएगा। उसमें नायक कई थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी,
मौलवी अहमदुल्लाह वगैरह तमाम लोग अलग अलग क्षेत्रों में वीर कुंवर सिंह जैसे लोग थे, लेकिन लोक के समर्थन के बिना ये संभव नहीं था, क्योंकि संचार क्रांति तब नहीं थी। तो लोक का समर्थन था, यानी अंग्रेजों की नीतियों से कहीं ना कहीं भारत का आम आदमी गुलामी के दौरान भी सहमत नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, इस दौरान चीजें चलती रहीं। कई ऐसे भी क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन में सबके अलग अलग मोर्चे थे, सब अपने अपने तरीके से चीजों को देख रहे थे, सब अपने अपने ढंग से लड़ाई लड़ रहे थे। कई कंट्राडिक्टरी बातें भी बीच में आती हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी, सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो वो विदेश में रह करके लड़ाई लड़ रहे थे और जापान की फौजों के साथ उनकी आजाद हिंद फौज की सेना लड़ रही थी, लेकिन उस दौरान भी वैचारिक मतभेद शायद रहे हों। उन्होंने महात्मा गांधी से भी अपने अभियान की सफलता के लिए शुभकामना मांगी थी, उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा था। तो सबसे पहले व्यक्ति थे स्वराज की बात करने वाले चित्तरंजन दास, और ये मामला गणतंत्र का जो है स्वराज से ही जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र किसके लिए, आजादी किसके लिए, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति के लिए जिसकी लड़ाई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी थी। तो चित्तरंजन दास स्वराज की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी की जहां तक बात थी तो 1928 तक के मान के तैयार थे कि डोमिनियन स्टेट के दर्जे से ही हमारे लोगों को कुछ तो राहत मिलेगी, कम से कम हम चीजों को ऑपरेट कर पाएंगे। क्योंकि वो सॉफ्ट थे, बहुत एग्रेसिव नहीं बन पाए थे उस मामले को लेकर के। हालांकि डेमोक्रेसी तब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी थी। तब की कांग्रेस से आज की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस नहीं थी, वो राजनीतिक थी, लेकिन उसका गोल स्पष्ट था। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमीशन का गठन किया गया, कांग्रेस के अंदर से किया गया था। हाँ, और एक तथ्यात्मक जानकारी दे दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नायकों में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता भी थे रिश्ते में। तो मोतीलाल नेहरू वरिष्ठ कांग्रेसी थे, उनकी अध्यक्षता में नेहरू कमीशन का गठन हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उसमें बतौर सदस्य शामिल हुए, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात नेहरू रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य की मांग की गई थी। और 1929 के लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर फहराया गया था। तब देश का विभाजन नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान सब साथ थे। तो उस रावी नदी की धारा को साक्षी मान करके और उस समय के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तब आपका राष्ट्रीय ध्वज ऐसा ही था, बीच में चक्र की जगह उसमें चरखा था। चरखा शांति का प्रतीक के तौर पर उसमें रखा गया था। बाद में उसको रिप्लेस किया गया शांति और आत्मनिर्भर। हाँ, तो बाद में हमने सारनाथ से लिया उस चक्र को, जिसमें 24 तिल्लियां जिंदगी को दिखाती हैं, जीवन को दिखाती हैं, हमारी प्रगति को दिखाती हैं, हमारे सर्वधर्म संभाव को दिखाती हैं, क्योंकि वो सफेद रंग के बीच में है। तो हमने तब ये शपथ ली थी रावी नदी के तट पर कि हमारी जब भी आजादी मिलेगी हम एक पूर्ण स्वराज्य वाला राज्य बनाएंगे, हम एक गणतंत्र बनाएंगे, एक लोकतंत्र बनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो हमारे लिए, हाँ, 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय स्तर पर हमने मनाया जी। और तब हमने तय किया था, हमारे लिए अहम तारीख थी कि उस दिन पूरी सहमति के साथ हमने तय किया कि हमें पूरे देश को एक दिन अंग्रेजों से मुक्त करा लेना है। तो 26 जनवरी की तारीख जो थी इतिहास में हमारे लिए अहम थी। संविधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधि भी गए, देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी गए, और जैसा कि रोहित जी ने चर्चा की थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का प्रावधान था। तो उसमें हमने डेमोक्रेटिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुना था। देशी रियासतों को भी उसमें जगह दी गई थी। 1 मिनट, जैसे आपने बताया कि संविधान सभा का गठन हुआ, ये सभा किस लिए बनी थी, इसका क्या मकसद था? संविधान सभा का मकसद यही था कि जब भारत आजाद होगा तो कैसी सरकार होगी, कैसा भारत होगा,
अंग्रेजों से मुक्त भारत कैसा होगा, इसमें कौन सा सिस्टम हम एडॉप्ट करेंगे। तो संविधान सभा में तब के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने दुनिया के बाकी देशों से संविधान को मंगाया, उसकी व्याख्या की गई, उस पर अध्ययन किए जाते थे, दिन भर संविधान सभा में बहस होती थी, मुख्य चीजों को लिखा जाता था। उस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो पटना के थे उनको बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसी तरीके से कई सभा और समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो सारा मसविदा तैयार कर रही थी। मूल अधिकार के लिए अलग से कमेटी बनाई गई। मतलब आजादी के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। नीति निर्देशक तत्व होते हैं कि सरकार पर वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकारें भविष्य में उस पर काम करे। तो हमारे आजादी के नायकों के बीच से जो चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि गए थे, उनके पास एक सपना था, एक आजाद भारत का, एक लोकोन्मुखी भारत का, जिसमें आम आदमी को हर अधिकार मुहैया हो सके, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, इन सारी चीजें हमारी आम जनता को उपलब्ध हो सके। तभी लोक की कल्पना यानी लोकतंत्र, एक गणतंत्र, और गणतंत्र का हमारा इतिहास पुराना भी रहा है। अगर पूरे विश्व में पुराने गणतंत्र की बात करें तो आपके बगल में वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। ईसा पूर्व 600 ईस्वी में वहां डेमोक्रेटिक तरीके से जनप्रतिनिधि चुने जाते थे, सभा में बहुमत से फैसले लिए जाते थे। तो हमारा तो इतिहास रहा है, हम लोकतंत्र के पुराने प्रहरी के रूप में रहे। तो पूरी दुनिया के संविधान का अध्ययन करके हमारी संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन, कोई ये हल्की बात नहीं थी कि 2 दिन में और 2 घंटे में किसी को कॉपी कर लिया और बना लिए। हमने व्यापक लगभग 3 साल तक हमारे इन मनीषियों ने, हमारे इन चिंतकों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने मंथन किया कि लोकोन्मुखी क्या हो सकता है, असली लोकतंत्र का मायने क्या है। दिन भर बहस होती थी, तब ड्राफ्ट बनाए जाते थे। 26 नवंबर 1949 को हमने उसकी कई धाराओं को तत्काल प्रभाव से उसी समय लागू कर दिया। लेकिन चूंकि 26 जनवरी की वो रावी नदी के तट वाली तारीख हमारे लिए बड़ी अहम थी कि हम डोमिनियन स्टेट से बाहर निकल करके पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे थे, तो उसको एक सांकेतिक तौर पर हमने संजो के रखा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जेहन में बात थी कि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर थी ये तारीख, और उस तारीख को ही हमने फिर से जीवंत किया और विधिवत संविधान के सारे उपबंधों और धाराओं को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, अभी प्रस्तावना की भी इन्होंने चर्चा की। हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो हमारा जो संविधान था यानी देश जो था वो रूल करने लगा अब संविधान से, यानी उसके पहले तक आपके यहाँ गवर्नर जनरल का पद था, अब विधिवत हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। गवर्नर जनरल जिस पद की चर्चा आपने की, ये उस समय भी आज़ादी के बाद 2 साल तक ब्रिटेन के प्रतिनिधि हुआ करते थे। देखिए, अब सवाल जो हमारा था कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या फर्क है, तो एक अहम फर्क मैं ये बताना चाहूँगा और आपके सवाल का जवाब भी दूंगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व हैं। लेकिन चूंकि 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, यानी भारत स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त के दिन जब भी झंडा फहराया जाता है उसको हम झंडोत्तोलन कहते हैं। तो उसमें झंडा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी हम ऊपर से रस्सी को खींचते हैं और झंडा हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज वो ऊपर की तरफ उठता है और तब वो लहराता है। जबकि 26 जनवरी के दिन हमारा तिरंगा ऊपर ही रहता है, सिर्फ हम उसे खोल करके फहराते हैं। ये एक मौलिक अंतर है जो आपने बताया हमारे दर्शकों तो के लिए। इसकी वजह थी कि हमारे यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य था, तो उसके झंडे को हमने उतारा सम्मान पूर्वक। किसी भी राष्ट्र का यह नैतिक कर्तव्य है कि वो दूसरे राष्ट्र के ध्वज को और का सम्मान करे, तो हमने सम्मान पूर्वक
उस ब्रिटिश ध्वज को उतारा था और नीचे से अपने ध्वज को ऊपर बढ़ाया था। यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अब रही बात गवर्नर जनरल के पद की, तो तब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन गवर्नर जनरल ही सर्वे सर्वा होता था। तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे और भारत स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल वही थे। सत्ता का हस्तांतरण तो हो गया, लेकिन हमने गवर्नर जनरल को नहीं बदला। यही हमारे भारत की खूबसूरती रही है कि आपने चीजें मुझे सौंप दी तो मैंने आपके गर्दन में हाथ लगा के आपको ढकेलना उचित नहीं समझा। मैंने आपको स्पेस दिया जाने के लिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन ही उस 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बाद में वो ब्रिटेन चले गए और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी पहले भारतीय और स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बने। और जब हमने अपने संविधान को अधिनियमित और अंगीकार कर लिया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे इस सिवान की मिट्टी की ही धरोहर नहीं, पूरी दुनिया जिनको जानती है, जो देश के लिए अमूल्य धरोहर थे, राष्ट्रीय आंदोलनों में उनका बड़ा योगदान था, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में पदासीन हुए। और हमारे यहाँ लोकतंत्र पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से हमारे संविधान, देश का शासन भी आज हमारे संविधान के मुताबिक चलता है। आज जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सरकारें हों, वो चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हमारे संविधान ने इतनी शक्ति दी है एक आम आदमी को कि कोई भी सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस संविधान में ऐसी व्यवस्था दी है कि अगर लोकहित के खिलाफ कोई कानून है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी हमारे संविधान ने ही न्यायपालिका को दे रखी है। तो एक चेक एंड बैलेंस ऐसा बनाया गया है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र फल फूल रहा है। वहीं हमसे एक दिन पहले आज़ाद हो गए हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में शायद हमारे जैसे संविधान को नहीं बना पाए, हमारी तरह लोकतंत्र को नहीं बचा पाए, तो उन्होंने सैनिक शासन का दौर भी देखा। तो हमारे लिए 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के रूप में ऐतिहासिक दिन है। हम इसे मनाते हैं अपने संविधान, अपने स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी देने वाले, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता से इतने बड़े संविधान का निर्माण करने वाले मनीषियों को भी इसी बहाने याद करते हैं। और हमारा लोकतंत्र दिन पर दिन मजबूत होता है, क्योंकि हमारा संविधान ही ऐसा प्रावधान करता है कि विपक्ष को भी उतनी ही आज़ादी है जितनी सत्ता पक्ष को। और हमारे यहाँ एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद जो हमारे मनीषियों ने रखी थी वो जिंदा है। और इसी की याद में हम 26 जनवरी 1950 को आने वाली पीढ़ियाँ भी बनाएंगी। 15 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन था। तो 15 अगस्त 1947 का जो समारोह होता है वो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं। उस दिन राष्ट्र उस ऐतिहासिक पल को याद करता है और उसी दिन शाम को समारोह का समापन भी हो जाता है। लेकिन 26 जनवरी का दिन जो है, राजपथ पर भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और उस दिन हम अपनी सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विरासत, अपनी लोक कला, इन सारी चीज़ों को उस राजपथ पर बिखेरते हैं। और दुनिया के किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बाकायदे बुलाने की परंपरा है, लेकिन कब बुलाते हैं हम? 26 जनवरी की तारीख को बुलाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्र खुद अपनी जीत पर गौरवान्वित होता है और हम अपने में ही खुश रहते हैं। जबकि 26 जनवरी का कार्यक्रम उस दिन समाप्त नहीं होता है, वो 3 दिन के बाद 29 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के साथ समाप्त होता है। और इस दौरान आने वाली पीढ़ियों तक हमें संदेश दे पाते हैं कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने योगदान दिया, न सिर्फ अपना खून और पसीना बहाया, ICS की नौकरी छोड़ करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग इस जंग में कूद पड़े, तो लोगों ने कुर्बानी दी
और इतना ही नहीं, जब आज़ादी ली तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर संविधान भी बनाया। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर के और इस लोकतंत्र और गणतंत्र को समझना होगा, इसका सम्मान करना होगा, तभी हमारे गणतंत्र, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की हिफाजत हो सके। धन्यवाद मनोज जी। रोहित जी, इन्होंने जिस तरह से बताया कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे, जिन्हें राष्ट्र निर्माता भी कह सकते हैं, उन्होंने आम लोगों में सारी शक्तियां निहित की। हमारे संविधान में एक शब्द है संप्रभु। यह देश आज जो भी है, हम आत्मनिर्भर हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 26 जनवरी का जो त्यौहार है वो लोकतंत्र को समर्पित है, तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या क्या हैं और उन्हें संविधान ने कितनी शक्तियां प्रदत्त की हैं? देखिए, हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और बहुत ही खूबसूरत संविधान है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट की बात की गई है और विस्तृत रूप से फंडामेंटल राइट की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि हमारे प्रत्येक नागरिकों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार है। उसी के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हमारे यहाँ बनाया गया है, नीति निर्देशक तत्व भी, कि हमको इसके साथ साथ क्या अचीव करना है। तीसरा चीज़ भी इसमें जोड़ा गया है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, हमारा मौलिक कुछ कर्तव्य भी है। मैं थोड़ी दुख के साथ ये बात कहूँगा, जैसा कि बाबा साहब ने कहा भी था कि आजकल शिक्षा ग्रहण करने के बाद से लोग अपने कर्तव्यों को भूलकर अधिकारों के लिए लड़ने लगते हैं। मैं मानता हूँ कि अधिकार बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे संविधान ने दिया है और बहुत सारे अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे संविधान में कर्तव्य भी दिया है। उस कर्तव्य का पालन होना चाहिए। हमारे उस कर्तव्य में से है कि मैं इसलिए सबसे पहले कर्तव्यों का चर्चा कर रहा हूँ। आपने मुझसे मौलिक अधिकार के बारे में पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद से या स्वाधीनता के बाद से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद से बहुत सारा मौलिक अधिकार मिला है, लेकिन मौलिक अधिकार तभी तक बचा रहेगा जब हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे। हमारा कर्तव्य है सबसे पहले राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रहें। उसी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होते हुए हमको अपने झंडे का, अपने राष्ट्र का, अपनी राष्ट्र की भाषा का, राष्ट्र की भूमि का, राष्ट्र के नागरिकों का, सबके प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके प्रति, हमारे सेनाओं के प्रति, ये सब कर्तव्यों का अभाव हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारी ये अधिकार है, हमारा अधिकार है। हमारा संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू जस्टिस है। ये सबसे बड़ा अधिकार है कि सबको पद पाने का समान रूप से आप किसी भी पद पे जा सकते हैं। आप किसी चुनाव को, किसी को भी लड़ने के लिए कोई मनाही नहीं है। किसी पद पे भी आप चयनित होने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। आप किसी कोर्ट में आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तो हमारे यहाँ सब कुछ के लिए राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू जस्टिस बिफोर लॉ है। ये कहीं से भी मतलब कहते हैं कि किसी भी मौलिक तत्व, मौलिक अधिकार को छोड़ा नहीं गया है। हमारा संविधान बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतर है, लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ साथ मैं आशा करता हूं कि आपके लोक टीवी के दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, पूरे देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों का आप एंजॉय कीजिए। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं जाने की भी स्वतंत्रता है, कहीं पूरे भारत में बसने की स्वतंत्रता है, किसी न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता है। साथ साथ आप राष्ट्र के जो भी धरोहर हैं, राष्ट्र के जो भी प्रतीक चिन्ह हैं, राष्ट्र का जो हमारा झंडा है, उसके प्रति आप गौरवान्वित महसूस करें, उसका सम्मान करें। मनोज जी, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क मैं लूँगा। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी लोकतंत्र को ही समर्पित है, लेकिन आज आज़ादी का 75वीं वर्षी हम लोग मना रहे हैं। मतलब 15 अगस्त को समर्पित करके मैं बोल रहा हूँ। आज जिलाधिकारी के दफ्तर में जहाँ नेम प्लेट लगता है, वहाँ जिला सेवक नहीं जिला शासक लिखा जाता है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर नौकरशाही हावी होती दिखती है। तो ये जो 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं, उस पर वो जिला शासक का बोर्ड कितना भारी पड़ता दिख रहा है आज के दौर में? देखिए, वो जो जिला पदाधिकारी का बोर्ड है, ये तो सिस्टम को हमने एडॉप्ट किया है, उसको हम अमेंड कर सकते हैं।
रही बात उस बोर्ड में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जिला सेवक लिखा जाए और आचरण उसका तानाशाह की तरह निकल जाए। अगर वो जिला पदाधिकारी ही लिखा है और आम आदमी के लिए अगर वो सुलभ है, न्यायप्रिय है, उसके संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए अगर तत्पर है, तो फिर नाम और पदनाम से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती इस मायने में निहित है कि हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमारा संविधान ही बंटवारा करता है। तो विधायिका आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं। तो कानून बनाने का अधिकार आपने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को दे रखा है। सरकार भी बनाने का अधिकार उन्हीं को है, उन्हीं के बीच से लोग चुने जाते हैं। कार्यपालिका की भूमिका उसको इम्प्लीमेंट करने की है, लागू करने की है। और अगर उस कानून को लागू होने में कहीं आम आदमी को उसका हक नहीं मिल रहा है, तो इसकी सुनवाई करने के लिए न्यायपालिका है। और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। आधिकारिक रूप से संविधान में इसका वर्णन भले न हो, लेकिन चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और सरकार की नीतियों के लागू होने में कुछ भी अगर गड़बड़ी होती है तो उस पर सवाल उठाने की आपको आजादी है। तो लोकतंत्र के इन सभी स्तंभों को अपने अपने दायरे में रह करके जनहित के लिए सोचकर काम करना होगा और संविधान के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति, अपने देश के कानून के प्रति और आम आदमी को न्याय दिलाने के प्रति तत्पर होना होगा। तो ये फर्क मिट जाएगा कि वो जिला पदाधिकारी का पदनाम लिखा हुआ है या जिला सेवक का। हाँ, ये अलग बात है कि ब्रिटिश जमाने से नौकरशाही जो थी वो हावी रही, चूंकि वो इम्प्लीमेंट कराते थे चीज़ों को, तो उसका असर शायद कहीं देखा जाता हो। लेकिन इन चीज़ों को धीरे धीरे समाप्त करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई पदाधिकारी काम करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उसको हटा दिया जाता है, तबादला कर दिया जाता है। यानी भारत का संविधान जो है वो भारत के नागरिकों के लिए है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लिए है। चुनी हुई सरकारें हम चुनते हैं। ये कोई भी कार्यपालिका के पदाधिकारी जनता की सेवा करने के लिए और काम करने के लिए है। न्यायपालिका चीज़ों पर फैसला सुनाती है, मीडिया सवाल उठाती है। तो नौकरशाही का जो अंदाज है उसे बदलने की जिम्मेदारी आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर है और उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो लोकोन्मुखी व्यवहार करें, लोक से जुड़ें। तो नौकरशाही की भी अहमियत आम आदमी के नज़र में बढ़ेगी और इससे लोकतंत्र को और मजबूती ही मिल सकेगी। धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का आपने समय दिया। धन्यवाद दर्शकों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अंतिम में मैं इतना ही कहूँगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप गणतंत्र दिवस मनाइए, 26 जनवरी का त्यौहार मनाइए, लेकिन अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को भी याद रखिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करिए। धन्यवाद।